दूसरे दिन सुबह वो दीदी के घर पहुंचती है। दीदी उसकी तकलीफ को समझती हैं, साथ ही उन दोनों को इस कदम को उठाने के लिए शाबाशी देती हैं। ये शनिवार का दिन था और उसने पहले ही अपने ऑफिस के दोस्तों को बोल दिया था अपने लिए एक अच्छा सा कमरा किराए पर ढूंढने के लिए। वो उससे मिलने निकल जाती है। उसका दोस्त विक्रांत ऑफिस के ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो 3-4 जगहों पर कमरे देखते हैं, जिनमें से उसे एक पसंद आता है। वो एक 3 BHK फ्लैट था, जिसमें पहले से 3 लड़कियां रह रही थीं। वो उसे फाइनल करके दीदी के घर से अपना सामान ले आती है और शिफ्ट हो जाती है। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए रात को वो खाना बाहर से मंगवाकर खा लेती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका बिस्तर उसे कांटों की सेज लग रहा था। उसे शिशिर की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, इसलिए वो शिशिर को फोन भी नहीं कर रही थी। तभी शिशिर का फोन आ गया। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को संयत कर उसका फोन उठाया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। त्रिस, शिशिर ने बहुत ही प्यार से उसका नाम पुकारा। त्रिसा की आंखों से आंसू फिर से बह निकले। त्रिस, रो रही हो? कुछ तो कहो त्रिस, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। त्रिसा ने किसी तरह अटकते हुए कहा। मैं रह सकता हूँ क्या त्रिस, लेकिन ये हम दोनों के लिए है, ताकि जब भी हम फिर से साथ हों तो हम दोनों को ही एक दूसरे पर नाच हो। जब तुम अपने सपनों को पाकर मेरे पास आओगी तो हमारे मिलने की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। इसलिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। बनोगी ना मेरे लिए? हम अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ। ओके, हम अपना ख्याल रखना, आप भी। उसने फोन रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी उसका फोन फिर बज उठा। देखा तो दीदी का फोन था। उसने अपनी आवाज साफ की और फोन उठाया। क्या कर रही थी तृष्णा? सोने जा रही थी दी। क्या हुआ? आज तुम यहीं आ जाओ ना। वैसे भी कल रविवार है तो तुम्हारी छुट्टी होगी। अभी बहुत रात हो गई है दी, 9 ही तो बजे हैं। अभी निकलोगी तो 10 बजे तक पहुंच जाओगी। नहीं तो तुम्हारे जीजा जी को तुम्हें लाने भेज देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आती हूँ। वो फोन रखकर उठ बैठी, कुछ कपड़े लिए और चल दी। वैसे भी अकेलापन उसे काट रहा था। 1 घंटे के बाद दीदी के घर पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। बातों ही बातों में जीजा जी ने बताया कि उन्हें शिशिर ने ही फोन किया था अपने पास बुलाने के लिए। तो अबाक रह गई। क्या है ये इंसान जो खुद अकेलेपन से जूझ रहा है? वो उसकी फिक्र कर रहा है। खैर, कुछ देर बाद सब सोने चले गए और काफी मुश्किल से उसे भी नींद आ गई। रविवार को वहां रहकर वो सीधा ऑफिस चली आई। सारी ऑफिशियल औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे डेस्क और कंप्यूटर अलॉट कर दिया गया। अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उसे बेहतर महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने शिशिर को कॉल लगाया। उसने बताया घर पर खाना बनाने के लिए एक कुक रख लिया था। उसके जैसा तो नहीं, पर ठीक ठाक सा खाना बना लेती थी। तृष्णा आज थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उसने अपना काम समझ लिया था और प्रोजेक्ट्स लेने लगी थी। उसने शिशिर के पास जाने के लिए टिकट बुक कर ली थी। बस इंतजार था तो शुक्रवार शाम का। इस बीच तृष्णा और शिशिर ने सुबह, दोपहर और रात को कम से कम एक बार फोन करने का रूटीन बना लिया था। ऑफिस में उसके दोस्त उसे इसके लिए चिढ़ाते भी थे, पर उन्होंने ये आदत नहीं छोड़ी। शुक्रवार को ऑफिस का टाइम खत्म होते ही वो स्टेशन की तरफ निकल ली। खाना स्टेशन के ही कैंटीन में खाकर वो ट्रेन में बैठ गई। उससे इंतजार ही नहीं हो रहा था। वो सपनों में झूलते हुए सो गई। सुबह उठकर फ्रेश होकर नाश्ता कर रही थी तो शिशिर का फोन आ गया। वो भी फोन पर इतना ही उतावला लग रहा था। गंतव्य स्टेशन पर पहुंचते ही वो नीचे उतर गई और उसकी नजरें शिशिर को ढूंढने लगी। वो कहीं नहीं दिख रहा था। शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। सोचकर उसने उसे कॉल करने के लिए फोन निकाला। तभी किसी ने उसे पीछे से खींचकर गले से लगा लिया। शिशिर का स्पर्श पहचान कर उसने भी उसके गिर्द अपनी बाहें फैला दी। आज वो पहली बार की तरह असहज नहीं थी। लगता है किसी ने मुझे बहुत मिस किया है। शिशिर ने उसकी सहजता देखकर कहा। कहाँ थे आप? मुझे दिखे ही नहीं। उसने अलग होते हुए पूछा। यहीं छुपा था, तुम्हारी आतुरता देखना चाहता था। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, कहते हुए फिर से गले लग गया। घर चलें या यहीं से वापस भेजने का इरादा है? बिल्कुल नहीं, अभी तो इस दूरी का हिसाब किताब करना है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर तृष्णा नहाकर आई तो देखा शिशिर ने खाना लगा दिया था। उन दोनों ने खाना शुरू कर दिया।
तृष्णा उसे अपने हाथों से खिला रही थी। उसने जब खाना खाया तो उसे बहुत ही तीखा लगा। ये खाना इतना तीखा क्यों है? अरे वो बाई कुछ भी बनाकर चली जाती है। मैं तो सिखाकर हार गया। कल थोड़ा तुम सिखा देना। तृष्णा को बुरा लगा कि उसके ना रहने से शिशिर को ऐसा खाना खाना पड़ रहा था। वो आगे कुछ कहे बिना खाना खाने लगी। खाना खाकर वो बिस्तर पर आ गए। दोनों एक दूसरे के बाजू में लेट गए। शिशिर ने तृष्णा को अपनी बाहों में ले लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख लिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया त्रिस। ये 8 दिन 8 महीनों की तरह बीते। तृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके और करीब आ गई। रोते नहीं त्रिस, मुझे पता है तुम्हारी भी हालत मुझसे अलग नहीं होगी। ये हम दोनों के लिए एक परीक्षा है जिसमें हमें उत्तीर्ण होना है ना? तृष्णा अपना सिर हिला देती है। वैसे परीक्षा से याद आया, मेरा पीसीएस में चयन नहीं हो पाया। ओह सॉरी। तो अब क्या? आखिरी कोशिश थी मेरी। नहीं हुआ तो सोच रहा हूँ एमटेक कर लूँ। खाली बैठने से अच्छा है, एक डिग्री मिल जाएगी। यहाँ के विश्वविद्यालय में शाम को क्लासेस लगती हैं, मेरा समय भी कट जाएगा। ये सही रहेगा। चलो अब पढ़ने पढ़ाने की बात बाद में करते हैं। कुछ और बातें करनी है जो इन दिनों नहीं कर पाया। वो उसे अपने और करीब खींचते हुए बोला और तृष्णा ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छिपा लिया। ऐसे ही दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है। अगले दिन तृष्णा को दोपहर में निकलना था। तृष्णा सुबह में बाई को खाना बनाना सिखा रही थी। दोपहर को दोनों खाना खाकर कुछ वक्त साथ बिताते हैं। फिर शिशिर तृष्णा स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। इस बार दोनों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। दूर होना तो खल रहा था, लेकिन उदासी कम हो गई थी। तृष्णा उसे अलविदा कहकर ट्रेन में बैठ जाती है। तृष्णा वापस अपने शहर पहुंच जाती है और शिशिर को फोन कर देती है। फिर से उनका अगले शनिवार रविवार का इंतजार शुरू हो जाता है। इस बार शिशिर तृष्णा के शहर में आ जाता है। वहां उसके ऑफिस का गेस्ट हाउस था। वो दोनों वहीं रुकते हैं और पूरा दिन साथ साथ बिताते हैं। इस तरह ही उनके दिन गुजर रहे थे, जब कभी शिशिर तो कभी तृष्णा एक दूसरे के पास आते जाते रहते थे। शिशिर ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और उसने शादी से पहले ही एक जमीन खरीदी थी, जिस पर घर बनाने का काम भी शुरू हो गया था। शिशिर बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने लगा था। अब वो शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए तृष्णा ही उसके पास आने लगी थी। उसके आने के बाद वो दोनों कुछ समय ही घर पर बिता पाते थे। उसके बाद अपने सपनों का घर बनता हुआ देखने जाते थे। उससे संबंधित सारी खरीदारी करते थे, जिसमें उनका सारा वक्त निकल जाता था। दूसरे दिन तृष्णा को जल्दी जल्दी खाना बनाकर निकलना होता था और फिर ट्रेन का सफर। दोनों ही इन सब में मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगे थे, लेकिन दोनों ही बिना शिकायत आगे बढ़ते गए। इस तरह ही करीब 7 महीने बीत गए थे। एक दिन प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसके सामने प्रोजेक्ट के सिलसिले में 6 महीने के लिए विदेश जाने का प्रस्ताव रखा। वो खुश तो बहुत हुई, क्योंकि उसकी योग्यता साबित हुई थी, पर वह शिशिर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। उस पर उसका अपना घर भी बन रहा था, जिसके लिए शिशिर को उसकी जरूरत थी। उसने अपने मैनेजर से सोचने का समय मांगा। रात को शिशिर से बात करते हुए उसने इस ऑफर को बताया। सच में क्या जवाब दिया तुमने? अभी तो कुछ नहीं कहा, पर सोच रही मना कर देती हूँ। तृष्णा ने बेपरवाही से कहा। इसमें सोचना क्या है, हाँ कर दो। शिशिर, ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है। हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, और फिर हमारा घर कैसे मैनेज करेंगे आप अकेले? अरे 6 महीने की ही तो बात है। जब तुम जाओगी तो मैं सबको गर्व से बताऊंगा कि मेरी बीवी अपने दम पर विदेश गई है। और जहाँ तक घर की बात है, वो मैनेज हो जाएगा। मैं तुम्हें तस्वीरें भेजता रहूंगा, जहाँ जरूरत होगी बता देना। लेकिन शिशिर, क्या लेकिन? जाओ तृष्णा, बहुत बड़ा मौका है। वापस आओगी तो तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे यहाँ आसानी से जॉब मिलेगी तुम्हें। फिर हम वापस साथ में रह पाएंगे। ये एक मौका है हम दोनों के लिए। इसके सामने ये 6 महीने कुछ नहीं है। तृष्णा को उसकी बात सही लगी और वो राजी हो गई। उसने ऑफिस में बता दिया। अगले 15 दिन उसके वीजा बनने में लग गए। इस बार सिसिरी उसके जाने के पहले की छुट्टियों में उससे मिलने आया था। उसने उसकी ढेर सारी शॉपिंग कराई। तृष्णा उससे भारी मन से विदा लेकर चली गई। वहां ऑफिस के ही गेस्ट हाउस में उसके रहने का इंतजाम था। हर रोज तृष्णा और शिशिर नियम से वीडियो कॉल चैटिंग करते रहते थे। शिशिर उसे घर के प्रोसेस के बारे में बताता रहता था
और कभी कभी तस्वीरें भी भेजता था। कभी तृष्णा उसे कुछ सुझाव दे देती थी। इस तरह ही 6 महीने निकल जाते हैं। तृष्णा का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और वो वापस आने की तैयारी कर रही थी। घर भी करीब करीब बन चुका था और उन्होंने तय किया था कि उसके वापस आने के बाद वो गृह प्रवेश की पूजा करेंगे और फिर किराए का घर छोड़कर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। निर्धारित दिन पर तृष्णा वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वो बहुत खुश थी कि वो वापस इस सिर को किसी स्क्रीन पर नहीं बल्कि सामने से देख पाएगी, उसे छू पाएगी। वह फ्लैट में बैठ जाती है। ये 10 घंटे का रास्ता उसे आज बीते 6 महीने से ज्यादा लग रहा था। शिशिर उसके ही शहर पहुंचकर उसे एयरपोर्ट पर मिलने वाला था। फ्लाइट के लैंड करने के बाद वो अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। उसकी नजरें भीड़ में शिशिर को ही ढूंढ रही थीं। तभी शिशिर उसे अपनी ओर आता हुआ दिख जाता है। वो भागकर उसके गले लग जाती है। आज उसे अपने आसपास की भीड़ ओझल होती दिख रही थी। बस दिख रहा था तो शिशिर, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बाहें, और कुछ नहीं। वो उन्हें छूकर महसूस कर रही थी। बीबी, कुछ प्यार कमरे के लिए भी छोड़ दो, उसने उसका उतावलापन देखकर हंसते हुए कहा। तृष्णा शर्माकर उसे छोड़ देती है और उसके हाथों को थाम लेती है। भूख लगी है, कुछ खा ले रास्ते में। शिशिर ने उसका सामान कार की डिग्गी में डालते हुए पूछा। हम, बहुत जोरों से उसने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। दोनों रास्ते में एक जगह रेस्तरां देखकर उतर जाते हैं और जाकर खाना ऑर्डर करते हैं। खाना आने के बाद तृष्णा खुद ही शिशिर को अपने हाथों से खिलाने लगती है। खाना खाकर दोनों गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। तृष्णा फ्रेश होकर उसके पास बिस्तर पर आ जाती है और उसके सीने पर सिर रख देती है। दोनों इतने दिनों के बाद मिले थे कि उन्हें आज संवाद के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। शाम को सोकर उठने के बाद शिशिर ने बताया, गृह प्रवेश का मुहूर्त 1 सप्ताह के बाद का निकला था। तृष्णा उसकी तैयारी करने के लिए छुट्टी लेने का सोच ली थी। दोनों के माँ पापा भी आने वाले थे। अगले दिन दोपहर को शिशिर वापस जाने को निकल गया था। तृष्णा ने ऑफिस जाकर 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और शुक्रवार शाम को वो घर जाने को निकल गई। दूसरे दिन वो घर पहुंच गई और खाना खाकर शिशिर के साथ पूजा की शॉपिंग करने चली गई। रात को दोनों थक गए थे, इसलिए बाहर से ही खाना खाते हुए चले आए। दूसरे दिन दोनों के माँ पापा आ गए थे। उन दोनों ने अपने करीबी दोस्तों को निमंत्रण दिया था। दोनों बहुत ही खुश थे कि उनका अपना घर बन गया था। आज पूजा थी। घर पर बहुत चहल पहल थी। तृष्णा और शिशिर एक नए जोड़ी की तरह पूजा के लिए बैठे थे। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। सब खाना खाने बैठ गए। कुछ दोस्त शिशिर को चिढ़ा रहे थे कि घर तो बना लिया, अब घर वाली और बच्चे भी ले आ। शिशिर ने तृष्णा को शरारती नजरों से देखा तो तृष्णा शर्मा गई। रात को सब थक गए थे। सबके सोने के बाद तृष्णा अपने कमरे में आ गई। शिशिर पहले ही वहां था। तृष्णा के आते ही उसने उसे गले से लगा लिया। खुश हो? बहुत ज्यादा। वैसे आज आपके दोस्त बच्चे के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे उन्हें कहने दो, हम तभी प्लान करेंगे जब तुम चाहोगी। तृष्णा ने उसके सीने में मुंह छुपाते हुए धीरे से कहा। और अगर मैं कहूँ कि अब मैं भी चाहती हूँ? शिशिर उसे खुद से अलग कर पूछता है। तुम सच कह रही हो? क्या तुम अब तैयार हो इसके लिए? तृष्णा वापस उसके गले लग जाती है। हाँ मेरे बुद्धू राम, लेकिन कैसे होगा? हम दोनों अभी अलग अलग रह रहे हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो अकेले कैसे मैनेज करोगी? मैंने सोच लिया है, मैं अब वहां रहते हुए यहाँ शिफ्ट होने के लिए इंटरव्यू दूंगी। इस बीच हम बच्चे के लिए भी कोशिश करेंगे। अगर तब तक नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो प्रेग्नेंट होने के बाद जब तक हो पाएगा वहीं रहूंगी। जब मुश्किल होगी तो यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। अब और मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हम, इतना कुछ प्लान कर लिया तुमने, मुझे बताया भी नहीं। हाँ सोचा आपको सरप्राइज दूंगी, पहले बता देती तो आपके चेहरे की ये चमक कैसे देख पाती। तो तुम तैयार हो बच्चे के लिए अब? हाँ, शिशिर ने उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए कहा। उसके हाथ तृष्णा के तन पर फिसल रहे थे। हाँ, तृष्णा ने उसकी कमीज पकड़कर उसे खुद से चिपका लिया। अगले 2 दिन तृष्णा और शिशिर को सामान शिफ्ट करने और सजाने में लग गए। माँ पापा पहले ही जा चुके थे। तृष्णा को ट्रेन अगले दिन दोपहर को थी। शिशिर बहुत ही ज्यादा खुश था। एक नया घर। अब तृष्णा कभी भी उसके पास हमेशा के लिए आने वाली थी। तृष्णा वापस चली गई। उसने इंटरव्यूज देना शुरू कर दिया था। इस बीच वो दोनों छुट्टियों में मिलते भी रहे। इस बात को 3 महीने हो गए थे। अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था, न ही नौकरी का, न ही प्रेगनेंसी का। वो डरने लगी थी।
शिशिर उसे समझाता रहता कि परेशान ना हो। उसे परेशान देखकर शिशिर उसके साथ बाहर घूमने का प्लान करता है और उसके साथ गोवा जाता है। वहां तृष्णा सच में अपनी परेशानी से बाहर निकलती है। वो 4 दिन उसके लिए मस्ती भरे पल होते हैं, जहां समंदर के किनारे उसे काफी सुकून मिलता है, जो उसे बहुत दिनों से नसीब नहीं हुई थी। तृष्णा वापस आकर ऑफिस ज्वाइन करती है। इस बीच में उसे लगा उसके पीरियड्स मिस हुए हैं। उसने टेस्ट किया तो उसका शक सही था, वो प्रेग्नेंट थी। तो शिशिर को फोन कर बताती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है। तृष्णा और उसके बीच अब कुछ ही महीने की दूरी रह गई थी। शिशिर उसे अब यात्रा करने से बिल्कुल मना कर देता है और वो हर सप्ताह उसके पास आने लगता है। तृष्णा की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। उसे हमेशा उल्टियां होती रहती थीं। ऐसे में उसे शिशिर के साथ की बहुत जरूरत थी। पर शिशिर उसे अब भी कुछ दिन इंटरव्यूज देने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे ऐसे ही आना पड़ा तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाएगी और उन दोनों की इतने महीनों की कोशिश पर पानी फिर जाएगा। तृष्णा की प्रेगनेंसी को अब 3 महीने पूरे होने चले थे। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था, कुछ तकलीफ की वजह से तो कुछ अकेलेपन की वजह से। अब शिशिर से भी उसकी हालत देखी नहीं गई और उसे आने के लिए कह दिया। तृष्णा ने मेडिकल ग्राउंड पर त्याग पत्र दे दिया ताकि जल्दी रिलीज हो सके, लेकिन कंपनी उसे 1 महीने के बाद ही रिलीज कर सकती थी। बस उसे इतनी रियायत दी थी कि वो ऑफिस आने की बजाय घर से ही काम कर सकती थी। वो अपने पीजी में ही रहकर काम करने लगी थी। फिर एक दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू अगले ही दिन था और वो जगह उसके पीजी के करीब ही थी। अगले दिन भगवान को याद करके वो निकल गई। इंटरव्यू अच्छा ही गया था। 2 दिन बाद ही रिजल्ट आना था। 3 दिन तक वो इंतजार करती रही, लेकिन उसे कोई फोन नहीं आया। वो समझ गई कि उसका नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन उस कंपनी के एचआर का कॉल आया कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसे सैलरी डिस्कशन के लिए ऑफिस आना होगा। वो खुशी से झूम उठी। उसने शिशिर को फोन पर बताया। वो भी बहुत खुश हो गया था। आखिरकार एक एक कर उन दोनों के सारे सपने सच हो रहे थे। तृष्णा कंपनी के ऑफिस जाती है और सारी औपचारिकताएं पूरी कर ऑफर लेटर लेकर वापस आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका ऑफिस उसके नए घर से काफी दूर है और इस प्रेगनेंसी में उसके लिए रोज इतनी दूर जाना सही नहीं होगा। लेकिन शिशिर आज फिर से उसकी आशाओं से कहीं आगे निकल गया और कहा, ठीक है, तो हम तुम्हारे ऑफिस के नजदीक कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। वो फिर से अबाक रह गई। शिशिर, वो हमारा बिल्कुल नया घर है। इतनी मुश्किल से आपने उसे बनवाया था, अपने सपनों के महल की तरह। अभी ही तो हम शिफ्ट हुए थे। तृष्णा, तुम्हारे बिना वो घर कुछ भी नहीं है। ये क्या कम बड़ी खुशी है कि तुम मेरे पास वापस आ रही हो और हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। तब तक मैं कुछ घर देख लेता हूँ किराए पर लेने के लिए, ताकि तुम आने के बाद बस कोई एक पसंद कर लो, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तृष्णा उससे बात करके फोन काट देती है और अपने पेट को सहलाते हुए कहती है, जानते हो, तुम्हें दुनिया के बेस्ट पापा मिल रहे हैं। तृष्णा का नोटिस पीरियड खत्म हो चुका था। शिशिर उसे लेने खुद आया था। शाम को सबसे मिलकर वो चल दी अपने घर, अपने शिशिर के साथ हमेशा के लिए। शिशिर तृष्णा स्टेशन से घर पहुंचते हैं। अगले दिन वो दोनों तृष्णा के नए ऑफिस के पास घर देखने चले जाते हैं। उन्हें एक घर पसंद आता है। बहुत अच्छी सोसाइटी में तो नहीं था, लेकिन बिल्कुल रोड के नजदीक था, जहाँ से तृष्णा आसानी से ऑफिस जा सकती थी। दोनों वहां शिफ्ट हो जाते हैं। तृष्णा ऑफिस जाना शुरू कर देती है। शिशिर के लिए ऑफिस बहुत दूर था। ट्रैफिक की वजह से वो बाइक पर आते आते थक जाता था, इसलिए दोनों ने एक कार खरीद ली। शिशिर कभी कभी उसे ऑफिस छोड़ देता था। तृष्णा की प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे हो गए थे। उसने अपने अंदर बच्चे को महसूस करना शुरू किया था। उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट सामान्य थे। शिशिर ने तृष्णा का ख्याल रखने के लिए अपनी माँ को बुला लिया था। कुल मिलाकर उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा और खुशियों से भरा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। एक दिन तृष्णा सुबह उठकर रसोई में चाय बनाने गई। उसे महसूस हुआ कि जैसे कुछ पानी सा नीचे से बह रहा है। पहले तो वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ है, पर जब ये बंद नहीं हुआ तो उसने शिशिर को बताया। उसने उसे बिस्तर पर लिटाकर चेक किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर माँ को बुलाया। उन्होंने देखा तो कहा, कुछ तो प्रॉब्लम दिख रही है, डॉक्टर को दिखाते हैं। जल्दी से शिशिर उसे कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। वहां स्कैनिंग किया तो पता चला कि उसके गर्भाशय का पानी, जो बच्चे के लिए जीवनदायी होता है, उसे घूमने में मदद करता है, लगातार रिस रहा है।
उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसका ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही उसका इलाज भी शुरू हो जाता है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि वो एक दिन तक इस रिसाव को दवाओं से रोकने की कोशिश करेंगी। अगर रुका तो ठीक है, वरना अबॉर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर होने से तृष्णा के गर्भाशय में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे अगली प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। तृष्णा को लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई। ऐसा नहीं हो सकता है। उसके सोचने समझने की शक्ति ही चली गई थी। तृष्णा को दवाइयां पड़ती गईं और वो बस भगवान से प्रार्थना करती रही। शिशिर तो बस इधर उधर डॉक्टरों के पास ही दौड़ता रहा कि कोई तो कह दे कि वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन तक तृष्णा की हालत बिगड़ती ही चली गई थी। डॉक्टर ने आखिर उसे अबॉर्शन की सलाह दे दी। हारे हुए मन से शिशिर ने फॉर्म पर साइन कर दिया और रोती हुई तृष्णा के पास आकर उसके पेट पर हाथ रखा, जैसे बच्चे को सहला रहा हो, और उसके पेट पर अपने होठों से स्पर्श किया। फिर उसने तृष्णा के बालों को सहलाया और कहा, उसे जाने दो त्रस, वो बस इतने दिनों के लिए ही हमारे पास आया था। तृष्णा को दूसरे रूम में ले जाया गया था। पूरी रात वो दवाओं के असर से दर्द में तड़पती रही। दोपहर तक उसके अंदर से उसके अंश को निकाल दिया गया। उसका बदन बुखार से तप रहा था। वो रह रहकर उल्टियां कर रही थी और आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नर्क में जल रही हो। काफी देर उसका यही हाल रहा। शिशिर उसे इस तरह देखकर कांप सा गया था। फिर उसे कुछ और दवाइयां दी, जिससे उसे राहत मिली और वो सो गई। देर शाम तक उसे होश आया तो उसने पाया उसे वापस उसके रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। शिशिर वहीं एक छोटे से बेड पर आंखें बंद कर लेटा हुआ था। तृष्णा को प्यास लगाई थी। वो पानी लेने उठी तो आवाज से शिशिर की आंख खुल गई। उसने उसे उठकर पानी पिलाया। तृष्णा वापस लेट गई और शिशिर उसकी तरफ देखते हुए पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। अचानक तृष्णा का हाथ अपने पेट पर गया और उसे खालीपन का एहसास हुआ। वो अपने बच्चे को महसूस करने के लिए अपने पेट को टटोलने लगी। क्या हुआ त्रस? पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? शिशिर ने उसके पेट पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछा। शिशिर, हमारा बच्चा वो नहीं है। शिशिर को एहसास हुआ वो क्या कर रही थी। उसने उसके हाथों को पकड़ लिया जो अभी उसके पेट को दबा रहे थे और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं त्रस, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। वो चला गया हमें छोड़कर, हमने उसे मार दिया शिशिर। और वो फूट फूट कर रोने लगी। शिशिर ने उसे गले से लगा लिया। अगले दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आकर बाथरूम चली गई। उसने नहाने के लिए साबर चालू किया। अचानक ही नहाते हुए उसे फिर से खालीपन का एहसास हुआ। वह वहीं बैठकर रोने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह बाहर आई तो सासू माँ उसके लिए मालिश करने को तेल ले आई थी और धीरे धीरे उसे समझाते हुए मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वो खाना खाकर सो गई। तृष्णा बिल्कुल शांत हो गई थी। शिशिर और माँ अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे थे उसे इससे उबारने की। इस तरह की कुछ 15 दिन बीत गए। तृष्णा ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जिससे वो व्यस्त हो गई और उसकी तकलीफ थोड़ी कम होने लगी थी। उस रात काफी दिनों के बाद तृष्णा ने शिशिर को खुद के बहुत करीब आने दिया। शिशिर उसके साथ इन अंतरंग क्षणों में खोया हुआ ही था कि अचानक उसे लगा कि तृष्णा हिचकियां ले रही है और उसका पूरा बदन कांप रहा है। उसने तुरंत ही उसके चेहरे की ओर देखा तो पाया वो आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ त्रस? कहीं दर्द हो रहा है? शिशिर ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए पूछा। मुझसे नहीं होगा शिशिर, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ। मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो प्लीज। हिचकियों के बीच रुंधे हुए गले से उसने कहा। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर रखा था। कोई बात नहीं त्रिस, कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो और शांत हो जाओ। वो सीधा लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों के ऊपर कंबल डाल लिया। फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए दूसरे हाथ से उसके भीगे हुए चेहरे को पोंछने लगा। त्रिसा धीरे धीरे शांत हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए शिशिर, त्रिसा ने उसके चेहरे को छूते हुए पूछा। पागल हो त्रिस, इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम उसकी माँ थी, उसे अपने अंदर महसूस किया था तुमने, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए उसे खोने का दर्द मुझसे कहीं ज्यादा होगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर शिशिर उसे अपने और करीब खींचकर बोला, जानती हो, कहीं मैंने पढ़ा था कि फलों के पेड़ पर जितने फूल लगते हैं, सबकी किस्मत में फल बनना नहीं लिखा होता, कुछ फूल बनकर ही गिर जाते हैं। वो एक वैसा ही फूल था। उसे भूलने की कोशिश करो त्रिस। शिशिर की ये बात उसके मन में बैठ गई थी
और कुछ दिनों से वो बेहतर महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौट रही थी। माँ भी वापस चली गई थी। इस तरह की कुछ 3 महीने बीत गए। जब तृष्णा को लगा उसने फिर से पीरियड्स मिस किया है, लेकिन वो शिशिर को कुछ बताने से पहले खुद ही निश्चिंत होना चाहती थी। इसलिए शाम को ऑफिस से लौटते हुए वो टेस्ट किट ले आई थी। चेक किया तो पॉजिटिव था। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। बेसब्र होकर उसने शिशिर को कॉल करने को हाथ में फोन लिया। फिर कुछ सोचकर उसने वापस फोन रख दिया। शिशिर घर आया तो वो कपड़े बदलने कमरे में चला गया और तृष्णा चाय बनाने रसोई में चली गई। शिशिर कपड़े बदलकर हॉल में आया। तब तक तृष्णा भी चाय बनाकर ले आई थी। तृष्णा चाय टेबल पर रखकर उसके गले लग गई। आपके लिए एक सरप्राइज है। शिशिर उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठा। वो क्या है? तृष्णा टेस्ट किट उसे दिखाती है। शिशिर चौंक कर उसके हाथ से स्ट्रिप ले लेता है। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम अब बता रही हो? पहले फोन क्यों नहीं किया? फोन कर देती तो आपके चेहरे की ये खुशी कैसे देख पाती? तुम्हें पहले से अंदेशा था ना, तभी तुम टेस्ट किट लेकर आई। माँ होने का फायदा उठाया है तुमने। शिशिर ने रूठने की एक्टिंग करते हुए कहा। वो सब छोड़िए ना, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत 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 ही अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ। कहते हुए उसने तृष्णा को कसकर भींच लिया। फिर गंभीर होते हुए कहा, इस बार कोई ढिलाई नहीं। हम कल ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, जिससे पिछली बार की कोई गलती ना हो। ओके बाबा, अभी चाय पी लें। अरे ये तो ठंडी भी हो गई। उसने चाय को देखते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं गर्म करके लाता हूँ। शिशिर ने उसे बिठाते हुए कहा। अगले दिन शिशिर उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बरसा उसकी सारी रिपोर्ट्स की जांच करती हैं और बताती हैं कि तृष्णा को कुछ संक्रमण होने की वजह से ऐसा हुआ था। इससे बचने के लिए उसकी दवा शुरू करनी होगी और साथ ही 2 महीने के बाद उसका एक छोटा सा ऑपरेशन करके उसके गर्भाशय के सिरे को बांधना होगा, ताकि उसके अंदर से पानी का रिसाव ना हो। साथ ही कहती हैं कि उसका गर्भ कमजोर है और उसे अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वह उसे बस ऑफिस जाने की इजाजत देती हैं, वो भी कार में ही आराम से। शिशिर तृष्णा की माँ को उसकी देखभाल के लिए बुला लेता है। तृष्णा का इलाज शुरू हो जाता है और 2 महीने के बाद शिशिर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाता है। ऑपरेशन होने के बाद तृष्णा घर आ जाती है। 3 दिन आराम करके ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। वो इस बार हर तरह की एहतियात बरत रहे थे। एक कैब बुक कर लिया था जो रोज उसे लाने ले जाने जाता था। ऑफिस के सिवा न कहीं बाहर जाना और न ही बाहर का खाना खाना। तृष्णा की प्रेगनेंसी के 3 महीने बीत चुके थे। उसकी तबीयत अच्छी चल रही थी। क्योंकि तृष्णा के पापा अकेले रहते थे, इसलिए माँ को भी वापस जाना था। उनकी रात की ट्रेन थी। शिशिर उन्हें छोड़ने के लिए जाने वाला था। तृष्णा भी ऑफिस से आ गई थी और स्टेशन जाने की जिद कर रही थी। हार कर माँ और शिशिर मान गए। वो स्टेशन गए और माँ को ट्रेन पर विदा करके चले आए। रात काफी हो गई थी। दोनों सोने चले गए। देर रात तृष्णा को पेट में दर्द सा महसूस हुआ। वो बाथरूम जाने को उठती है तो बिस्तर पर लाल धब्बे से दिखते हैं। उसे रक्त स्राव हो रहा था। तृष्णा डर जाती है और शिशिर को उठाती है। शिशिर भी उसका रक्त देखकर घबरा जाता है और डॉक्टर को उसके निजी नंबर पर फोन लगाता है, जो उन्होंने उसे किसी भी इमरजेंसी के लिए दिया था। डॉक्टर उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आने को कहती हैं। शिशिर उसके कपड़े बैग में डालकर पैक करके उसे संभालते हुए कार में ले जाकर बिठाता है और कार चलाने लगता है। वो रास्ते भर बिल्कुल खामोश रहता है, जैसे अपने डर को दबाने की कोशिश कर रहा हो। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे स्ट्रेचर में लिटाकर स्कैनिंग रूम में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करती हैं और बताती हैं उसका गर्भनाल गर्भ से अलग होने लगा था, जिससे रक्तस्राव शुरू हो गया। आपको सिर्फ ऑफिस जाने की इजाजत दी थी मैंने। आप इतनी दूर स्टेशन क्यों चली गईं? आपको पता है ना, आपका गर्भ कमजोर है। उसने झुंझलाते हुए कहा। बच्चा तो ठीक है ना डॉक्टर? शिशिर ने पूछा। हाँ, फिलहाल उसकी हार्ट बीट चल रही है। अच्छा हुआ अभी ही ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इन्हें अभी यहीं एडमिट करके कल तक मॉनिटर करना होगा और दवाइयाँ शुरू करनी होंगी। तृष्णा को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और इलाज शुरू कर दिया गया। सब चेक करने के बाद डॉक्टर और नर्स वहां से चले गए। शिशिर भी पास रखे बेड पर बैठ गया। शिशिर ने तृष्णा से अब तक पूरी घटना के दौरान कोई बात नहीं की थी। तृष्णा को ये खल रहा था, अगर आप नाराज हैं तो मुझे डांट लीजिए प्लीज, पर ऐसे चुप मत रहिए। तृष्णा ने कमजोर सी आवाज में कहा। क्या कहूँ तुम्हें मैं तृष्णा, अब तुम बच्ची नहीं रही। पिछली बार जो हुआ उसका दर्द तुम्हें ही सबसे ज्यादा हुआ था, फिर भी सब भूल कर जिद कर बैठी और मैं बेवकूफ
तुम्हारी उस बचकानी जिद के आगे हार गया। क्यों मान गया मैं तुम्हारी बात? अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? शिशिर ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा और फिर अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। तृष्णा ने इतने सालों में पहली बार उसे इस तरह से टूटते हुए देखा था। उसकी इस टूटी हुई आवाज ने उसकी अपनी तकलीफ को पीछे धकेल दिया। उसने खुद को जब्त करते हुए कहा, शिशिर मेरे पास आइए प्लीज। शिशिर ने अपना चेहरा उठाया तो देखा तृष्णा का हाथ उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। वो उसका हाथ थामकर उसके पास चला आता है। तृष्णा थोड़ा खिसक कर अपने बिस्तर पर उसके लिए जगह बनाती है और उसके हाथों को अपनी ओर खींचती है। शिशिर उसी बिस्तर पर धीरे से लेट जाता है। कुछ नहीं होगा उसे, मेरा विश्वास कीजिए, वो ठीक है। और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उसे कोई तकलीफ हो। आप प्लीज इस तरह से बातें मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तृष्णा ने उसके हाथों को थामकर अपने होठों से छूते हुए कहा। शिशिर थोड़ा शांत हो गया था। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके बालों पर अपने होठ रखते हुए कहा, तृष्णा, पिछली बार बच्चा खोने का गम तो मुझे था ही, पर उसके बाद हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें जिस हालत में देखा था, मैं डर गया था। लगा जैसे तुम्हें भी खो दूंगा। फिर से मैं वो तकलीफ नहीं झेल सकता त्रिस। कमरे में सब कुछ खामोश सा हो गया था, सिवाय सिर्फ टिक टिक करती घड़ी के, जिसकी सुइयां आने वाली सुबह का इंतजार कर रही थीं, जो उनके लिए अच्छी या बुरी कोई भी खबर ला सकती थी। थोड़ी देर में दोनों को नींद आ गई। सुबह डॉक्टर दौरे पर आई। तब तक तृष्णा का रक्तस्राव रुक चुका था। उसे फिर से स्कैनिंग के लिए ले जाया गया। सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर उसे शाम तक डिस्चार्ज करने को कह देती हैं, साथ ही 10 दिन तक पूरी तरह आराम करने को कहती हैं और कहती हैं अगर फिर भी नहीं सुधरी तो ऑफिस पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। तृष्णा अपना सिर हिला देती है। शाम तक दोनों घर आ जाते हैं। शिशिर उसे बेड पर लिटाकर बच्चों की तरह कंबल से ढक देता है और चाय बनाने चला जाता है। उसने पहले ही कुक को खाना बनाकर रखने को कह दिया था। चाय पीने के बाद वो उसके पास आकर बैठ जाता है। अब क्या करेंगे हम? माँ भी चली गई है, तुम घर पर अकेली कैसे रहोगी 10 दिन? शिशिर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मैं रह लूंगी, बाई तो नजदीक ही रहती है, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगी। आप परेशान मत होइए। हम चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने के बाद सो जाते हैं। सुबह बाई आकर सारा काम कर लेती है और शिशिर उसे तृष्णा की स्थिति समझाकर ऑफिस चला जाता है। 10 दिन के बाद वे डॉक्टर के पास स्कैनिंग के लिए फिर से जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सब सामान्य है और तृष्णा अब ऑफिस जा सकती है। वो ऑफिस जाने लगती है। इस तरह ही 5 महीने हो जाते हैं। तृष्णा बच्चे को अपने अंदर महसूस करने लगती है। छठे और 7वें महीने में तो उसे बच्चे का हिलना बाहर से भी दिखने लगा था। कभी वो ज्यादा लाते मारता था तो वो शिशिर का हाथ अपने पेट पर रखकर उसका स्पर्श महसूस करवाती थी। अब तृष्णा का 8वां महीना चल रहा था। उसका शरीर भारी हो गया था। रात को सोते हुए वो करवट नहीं बदल पाती थी। ऐसे में शिशिर उसकी मदद करता था। 9वें महीने में उसे एक और परेशानी हो गई थी कि पूरे बदन पर लाल चकत्ते दिखने लगे थे, जिसमें उसे बहुत खुजली होती थी। कभी कभी परेशान होकर रात में रोने लगती थी। ऐसे में शिशिर उसे धीरे धीरे सहलाता था और डॉक्टर की दी हुई क्रीम लगाता था। तृष्णा का प्रेगनेंसी का आखिरी सप्ताह चल रहा था। मैटरनिटी लीव ले लिया था। उसकी माँ भी उसकी मदद के लिए आ गई थी। उसे वो रोज टहलने के लिए सुबह शाम ले जाती थी। फिर वो दिन आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। तृष्णा को रात में हल्का दर्द उठा और सुबह होने तक वो बेहाल हो गई थी। माँ और शिशिर उसे हॉस्पिटल ले गए। वहां एडमिट करने के बाद 3 घंटे बीत गए, लेकिन बच्चे का अब तक जन्म नहीं हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट बढ़ घट रही है, ऑपरेशन करना होगा। तृष्णा उसे खोने के नाम से ही डर गई। उसने कहा, जो करना है कर दीजिए, बस मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए। तृष्णा को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। उसे एक इंजेक्शन दिया गया जिससे कमर के नीचे तक का हिस्सा सुन्न हो जाए और उसका ऑपरेशन शुरू हो गया। वो रात से ही दर्द से थक चुकी थी, इसलिए उस पर बेहोशी छाने लगी। उसे बस आखिरी शब्द सुनाई दिए, मुबारक हो, बेटी हुई है। वो बेहोश हो चुकी थी। तृष्णा की आंखें खुलती हैं तो कमरे में काफी अंधेरा रहता है और वहां कोई नहीं था। उसे प्यास लगी थी। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पैरों को हिला नहीं पा रही थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। माँ, तृष्णा आवाज लगाती है। एक नर्स वहां आती है और उसे होश में देखकर डॉक्टर को बुलाकर ले आती है। कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? डॉक्टर ने पूछा। मेरे पैर, मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, वो लोकल एनेस्थीसिया का असर है। 4-5 घंटों में ठीक हो जाएगा।
मेरा बच्चा, बच्चा नहीं बच्ची। क्या आपको याद नहीं? मैंने आपको उसे दिखाया भी था। कब? मुझे याद नहीं है। कहाँ है वो अभी? मुझे देखना है उसे। वो तत्पर हो उठी थी। सॉरी तृष्णा, पर उसे नियोनेटल केयर में एडमिट किया गया है। उसने गर्भ में ही पूप कर दिया था और उसके गर्भनाल में गांठ सी पड़ गई थी। फेफड़ों में संक्रमण का डर था, इसलिए एडमिट करना पड़ा। कल सुबह तक मॉनिटर करना पड़ेगा। आपके पति और माँ वहीं हैं। तृष्णा टूट सी गई। और कितनी परीक्षा लेंगे भगवान? इतनी तकलीफ के बाद वो मिली भी तो इस हाल में, और उसे देख भी नहीं पाई वो। डॉक्टर ने शायद उसका मन पढ़ लिया था। चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल स्वस्थ है। बस एहतियातन उसे एडमिट किया गया है। मैंने उसकी तस्वीर निकाली है, ये देखिए। उसने उसे अपने फोन पर उसकी तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें देख तृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक उसकी माँ वहां आ गई। डॉक्टर उसे अपना ख्याल रखने को कहकर चली जाती हैं। माँ, बच्ची कैसी है? बिल्कुल ठीक है बेटा। रोती तो इतनी तेज आवाज में है कि लगा कि तुम्हारी ही बेटी है। कल तक आ जाएगी वो तुम्हारे पास। हम तृष्णा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे प्यास लगी है। माँ ने बस एक चम्मच मुंह में पानी डाला। डॉक्टर ने आज कुछ खाने पीने से मना किया है बेटा। थोड़ी देर में तृष्णा फिर सो गई। जब नींद खुली तो शिशिर कमरे में ही था। वो उसे जगह देखकर उसके पास आता है। कैसा लग रहा है त्रिस सब? शिशिर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है। मुझे मेरी बेटी को देखना है। तृष्णा उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहती है। कल देख लेना त्रिस। आप सबने मेरी बेटी को मुझसे पहले देख लिया, मैं ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिशिर ने अपना फोन ऑन करके उसकी आंखों के सामने रखते हुए बोला, तो तुम भी देख लो। और उसकी तस्वीरें स्क्रॉल करता गया। किसी में नर्म से तौलिए में लिपटी सोई हुई, किसी में शिशिर के हाथों में, किसी में जम्हाई लेती हुई। आखिरी तस्वीर में वो एक इनक्यूबेटर में सोई हुई थी और उसके हाथ में आईवी के जरिए एक नली लगी हुई थी। तृष्णा के रोंगटे खड़े हो गए उस नन्ही सी जान को इस तरह देखकर, और उसने आंखें बंद कर ली। शिशिर उसके दिल का हाल समझकर उसकी आंखों के सामने से फोन हटा लेता है। वो ठीक है त्रिस, तुम्हारी तरह ही जिद्दी है। रो रो कर सबके कान फाड़ दिए हैं उसने। लगता है उसे भी तुमसे मिलने की जल्दी है। शिशिर ने उसका मन हल्का करने के लिए कहा। आज रात माँ ही तृष्णा के साथ रुकने वाली थी, इसलिए शिशिर घर चला जाता है। तृष्णा किसी तरह रात काटती है। उस पर दवाओं का असर खत्म हो रहा था और दर्द बढ़ रहा था। अगली सुबह शिशिर खाना लेकर आता है। तृष्णा उतावली सी उसे बेटी को लाने को कहती है। त्रिस, इतनी सुबह उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। मैं 10 बजे के बाद जाऊंगा, तुम खाना खा लो। तृष्णा बेमन से खाना लेती है। 10 बजते ही तृष्णा फिर से उसे याद दिलाती है। शिशिर हार कर चला जाता है। 10 से 12 बज चुके हैं, पर शिशिर का कहीं पता नहीं रहता। तृष्णा उसे फोन लगाती है तो वो बताता है कि उसके खून की और कुछ जांच करनी बाकी है। वो होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। 2 बज चुके होते हैं। तृष्णा फिर फोन लगाती है। पता चलता है जांच रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन डॉक्टर दौरे पर आएंगे, फिर चेक करके स्थिति बताएंगे। 4 बजे वह फिर फोन करती है। तब शिशिर बताता है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक कर ली है और सब नॉर्मल है। डिस्चार्ज की औपचारिकता पूरी कर वो आ रहा है। शाम के 5 बजे आखिरकार शिशिर बेटी को लेकर आया और तृष्णा की गोद में डाल दिया। तृष्णा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी बेटी, उसका अंश उसकी गोद में आ चुका है। वो उसके हाथ पैर, चेहरे सब छू छू कर यकीन करना चाहती थी कि ये कोई सपना तो नहीं है। उसकी आंखें भरी जा रही थीं। तभी उसकी बेटी रोने लगी। तृष्णा ने मदद के लिए माँ की तरफ देखा। तब तक नर्स अंदर आ गई। उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और तृष्णा की गोद में एक तकिया रख दिया। फिर वापस बच्चे को उस पर लिटा कर कहा, तृष्णा, उसे भूख लगी है, उसे अपना दूध पिलाओ। तृष्णा जैसे आसमान से गिरी। क्या? ये मैं कैसे करूं? ये तो बिल्कुल चुईया सी है। मैं इसे चोट पहुंचा दूंगी, मुझसे नहीं होगा ये। और वो घबराकर बच्ची को उठाकर वापस नर्स के हाथों में ठूसने सी लगी। शिशिर ने उसकी बातें सुनकर अपना सिर ठोक लिया और सब हंसने लगे। खैर, तृष्णा धीरे धीरे माँ और नर्स की मदद से बेटी को स्तनपान करवाना सीख लेती है। तृष्णा को 3 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वह घर आ जाती है। बेटी तान्या, जिसे वो प्यार से तानी बुलाते हैं, अपनी किलकारियों से घर में
खुशियों का रंग भर देती है। 1 महीने के बाद वो माँ के साथ अपने मायके चली जाती है। वहाँ वो 2 महीने रहती है और जब उसका स्वास्थ्य संभल जाता है तो वह वहाँ से थोड़े दिनों के लिए ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। उसकी मदद के लिए माँ एक वृद्ध औरत को भी भेज देती है, जिसे तृष्णा और शिशिर मौसी कहकर बुलाते हैं। तृष्णा और शिशिर अब एक दूसरे फ्लैट में, जो दोनों के ऑफिस के मध्य आता था, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक अच्छी और बड़ी सोसाइटी थी। बच्चों के लिए भी खेलने की बड़ी जगह थी। कुछ महीने के बाद जब तानी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वह तानी को मौसी के हवाले कर ऑफिस शुरू कर देती है। उसका मातृत्व अवकाश खत्म होने के बाद पहला दिन था ऑफिस का। शिशिर ने कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी थी। कृष्णा उसे बार बार फोन करके उसके बारे में पूछ रही थी। वो ठीक है ना, रो तो नहीं रही, मुझे याद तो नहीं कर रही, बोतल से दूध पी रही है ना। शिशिर उसके हर सवाल का जवाब धैर्य से दे रहा था। तृष्णा से दोपहर का खाना भी नहीं खाया गया। रह रहकर उसे रोना आ रहा था। वो किसी तरह शाम होने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ 3 बजे के करीब उसे शिशिर का फोन आया। तुम ऑफिस के बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? बस जल्दी से बाहर आओ, कुछ काम है। तृष्णा को कुछ समझ में नहीं आता है। वो उलझन में बाहर जाती है तो देखती है शिशिर अपनी कार से लगकर तानी को अपनी गोद में लिए खड़ा है। वो खुशी के मारे पागल हो जाती है और दौड़कर उसे गोद में लेकर सीने से लगा लेती है। तानी भी उसे देखकर किलकारी भरने लगती है। आप उसे यहाँ लेकर आ गए, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, सोचा वहाँ तुम परेशान हो रही हो, यहाँ ये तुम्हें ढूंढ रही होगी। एक बार दोनों को मिलवा देता हूँ। तुम कार में बैठ जाओ, मैं कहीं खाली जगह देखकर कार लगाता हूँ। वो बैठ जाती है। शिशिर थोड़ी दूर ले जाकर कार लगा देता है और तृष्णा उसे स्तनपान कराती है। तब तक शिशिर उसे गर्म गर्म खाने का डब्बा निकाल कर देता है। मुझे पता है तुमने खाया नहीं होगा, तो गर्म गर्म खाना ले आया, अब तुम भी खा लो। तृष्णा उसकी ओर प्यार से देखते हुए खाना लेकर खाने लगती है। चलो, अब लगता है मेरी दोनों देवियां खुश हैं। मैं सोच रहा हूँ जब तक मेरी छुट्टियां हैं मैं रोज इसे ले आऊंगा। तुम्हारे लिए भी गर्मा गर्म खाना ला दिया करूंगा। हम ये अच्छा रहेगा, मेरी बिटिया को रोज देख लूंगी। तानी तृष्णा की गोद में अब खेलने लगी थी। उसने उसे ढेर सारा प्यार कर वापस शिशिर को सौंप दिया। शिशिर वापस तृष्णा को ऑफिस छोड़कर तानी को लेकर घर चला जाता है। इस तरह तानी तृष्णा, शिशिर और मौसी की देखरेख में बड़ी हो रही थी। बीच बीच में उसके नाना नानी और दादा दादी भी आकर उसके साथ कुछ दिन रहकर चले गए। तानी 1.5 साल की हो गई थी। तृष्णा पर ऑफिस के काम का दबाव बढ़ने लगा था। फिर घर आकर तानी को घर संभालना उसे थका रहा था। मौसी भी वापस अपने घर जाना चाह रही थी। ऐसे में उसने शिशिर से नौकरी छोड़ने की बात कही। शिशिर, जो सालों पहले उसका डिप्रेशन देख चुका था, कहा, तृष्णा, अभी तानी छोटी है, तब नौकरी छोड़ना चाह रही हो। कल को बड़ी होकर अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो जाएगी तो क्या करोगी? तानी के लिए हम सोचते हैं क्या करना है, और तुम्हें घर संभालने के लिए दिक्कत है तो शाम के लिए भी कुक रख लो, लेकिन तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। शिशिर ने उसे समझाते हुए कहा। तृष्णा ने उसकी बात मान ली। मौसी चली गई थी, लेकिन फिर उसे पूरे दिन के लिए दूसरी बाई मिल गई थी, जो तानी को भी संभाल लेती थी और खाना भी बना लेती थी। इससे उसे सहूलियत मिलने लगी। 2 साल की होने पर तृष्णा और शिशिर ने काफी धूम के साथ उसका जन्मदिन मनाया, जिसमें उन दोनों के माँ, पापा और दोस्त शामिल हुए थे। तानी ने भी बहुत मस्ती की। तृष्णा अतीत के गलियारों से बाहर आ जाती है। उसकी आंखें जैसे चमक रही होती हैं। वो ग्लास उठाकर थोड़ा पानी पीती है और चुप हो जाती है। डॉक्टर सबिता उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। तो तुम खुश थी शिशिर और तानी के साथ? बहुत खुश। शायद जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ मैं चाह ही नहीं सकती थी। एक नखरे उठाने वाला पति, एक प्यारी सी बेटी, मेरा एक स्थायी करियर। मुझे कभी कभी मेरी ही किस्मत पर रश्क होता था। फिर क्या हुआ? कैसे पहुंची तुम इस हालत में? क्या महसूस करती हो तुम अब? अब ऐसा लगता है जैसे जैसे शिशिर मुझसे अब प्यार नहीं करते। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तृष्णा कुछ देर चुप रही। डॉक्टर सबिता फिर से अपना सवाल दोहराती हैं। बताओ तृष्णा, क्यों लगता है ऐसा तुम्हें? तृष्णा जैसे किसी उलझन में थी। कैसे कहूँ मैं? शायद आप मुझे गलत समझेंगी। तृष्णा, मैं यहाँ तुम्हें सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मदद के लिए हूँ। इसलिए जो भी मन में है बेहिचक कहो। हम तृष्णा ने एक लंबी सांस छोड़ा। हमारी शादी को 7 साल बीत चुके थे और तानी थोड़ी बड़ी हो गई थी।
हमने उसका प्ले स्कूल में दाखिला करवा दिया था। मेरी जिंदगी में व्यस्तता बहुत बढ़ गई थी। जहाँ शिशिर आराम से अखबार हाथों में लिए बिस्तर पर बैठे चाय पीते रहते थे, मुझे सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे तैयार करके स्कूल भेजना होता था। फिर शाम को ऑफिस से आकर उसकी पढ़ाई करानी होती थी, जो बहुत ही थकान भरा होता था। बस सप्ताह अंत का ही इंतजार होता था, जब मैं आराम कर पाती थी। वैसे जब मैं कभी कभी झुंझलाती थी, तो वो उसे समझकर तानी को संभाल लेते थे। वो मुझे कहते थे, चिढ़ने के बजाय बता दिया करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे लगता था, वो खुद थोड़ी बहुत क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते, जैसे मैं लेती हूँ। मुझे तो कोई नहीं कहता। इस बीच कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनके माँ पापा हमारे साथ हमेशा के लिए रहने आ गए। मुझे एक तरह से अच्छा ही लगा कि तानी अब नौकरों के बजाय दादा दादी की संगत में रहेगी। ऐसा नहीं था कि मेरी और उनके माँ पापा के बहुत अच्छे रिश्ते थे पहले से, लेकिन यहाँ रहने के बाद उन्होंने अपना दायरा सीमित कर लिया था, जिससे दोनों की ही अपनी सीमाएं थीं। कुल मिलाकर ठीक ठाक ही चल रहा था, सिवाय इसके घर में टीवी का शोर ज्यादा रहने लगा था, जिसकी मुझे ज्यादा आदत नहीं थी। इधर शिशिर का प्रमोशन हो गया था और वो ऑफिस में और भी व्यस्त हो गए। किसी दोस्त को बुलाना या कहीं जाना कम हो गया। कहीं बाहर जाने का मन होता है तो मैं ही उन्हें कहती हूँ, वो भी सबके साथ जाना होता है। मैं ये नहीं कहती कि माँ पापा को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिर्फ उनके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें कहती हूँ तो वो नहीं लेकर जाते या समय नहीं बिताते। वो ये सब खुशी खुशी करते हैं। और लगता है कभी तो वो खुद से कहें कि वो भी ऐसा चाहते हैं। वो जो अचानक से कुछ करके मुझे चौंका देते थे, जैसे कभी कभी चाय बनाना, कभी खाना बनाना, सब बंद ही हो गया। अनायास ही बाहर ले जाना। अगर मुझे तानी को तैयार करने में या उसे खाना खिलाने में या घर में किसी काम में उनकी मदद चाहिए होती है, तो उनसे पहले उनकी माँ की तरफ से ही मदद मिल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है लड़कों को घर का काम करते अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये एक बहू को अच्छा लगना चाहिए, पर एक पत्नी का क्या, जिसे उनकी आदत हो चुकी है। इसकी वजह से उनका घर के किसी काम में भागीदारी ना के बराबर रह गई है। काम इतना भी नहीं है कि मैं ना संभाल सकूं, पर मुझे उनकी साथ की चाहत होती है। इसके अलावा इन सब के बीच जो मैंने महसूस किया, वो ये कि जहाँ रसोई हॉल, बेडरूम, बालकनी, हर जगह हमारे प्यार के पल बिखरे रहते थे, वहीं वो बेडरूम तक सीमित रह गए। वहां भी नन्ही तानी का कब्जा रहता है। उनकी छुअन, उनका प्यार छुट्टियों की एक रात के आधे घंटे में बंध गया है, वो भी एक रूटीन की तरह। कभी कभी वो देर रात तक दूसरे कमरे में कुछ पढ़ते या लिखते रहते हैं और वहीं सो जाते हैं। रात को जब नींद खुलती है तो बिस्तर पर अकेले होने की वजह से एक खालीपन के एहसास से भर जाती हूँ। पहले कभी मैं उनके सामने साड़ी, शॉर्ट्स या स्कर्ट पहनती थी, जो सामान्यतः मैं नहीं पहनती, तो उनकी जुबान मेरी तारीफ करती थकती नहीं थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी और वो मेरे करीब आने का बहाना ढूंढते रहते थे। अब कैसी लग रही हूँ पूछने पर बस मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा भी नहीं है कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ वो ही हैं। मैं भी इतना थक जाती थी कि अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की। लेकिन वो छोटे छोटे पल, जिनके जरिए शिशिर ने मुझे उनके प्यार में भीगना सिखाया था, जिनकी वजह से पूरे दिन थकने के बावजूद एक ऊर्जा सी बनी रहती थी, ये सब फिर भी ठीक था। मैं ऑफिस जाकर काम, दोस्तों के बीच इन सब बातों को भूल जाती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से मेरा ऑफिस और तानी का स्कूल ऑनलाइन हो गया है। अब जहाँ पहले मैं ऑफिस में शांति से बैठकर अपना काम करती थी, वहाँ अब तानी के ऑनलाइन क्लासेस को भी देखते हुए करना पड़ता है। उस पर दिन भर टेलीविजन की आवाज मेरे दिमाग पर हथौड़े का काम करती है। घर से काम करने के कारण मीटिंग्स और काम करने का समय भी बढ़ गया है और घर का भी काम देखना पड़ता है। ऐसे में शिशिर का ये बदलाव मैं स्वीकार नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कि वो मेरी परवाह नहीं करते, मेरी हर बात का वो मान रखते हैं। मेरी खुशियों में, मेरी उपलब्धियों में वो मुझसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जो कभी मेरे पति बनने से ज्यादा एक प्रेमी और एक दोस्त हुआ करते थे, वो सिर्फ एक पति और दोस्त बनकर रह गए हैं। मैंने उस प्रेमी को खो दिया है जो मेरे दीवाने हुआ करते थे। मैं चाहती हूँ वो फिर से पहले की तरह मुझे मेरे साथ की चाहत रखें, खुद से, ना कि मेरे कहने पर। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि वो मेरे पहले वाले से सिर बन जाएं। मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस के साथी, जिनकी वजह से मैं सारे तनाव से दूर रह पाती थी, वो भी छूट गए। वहीं शिशिर आज भी ऑफिस जाते हैं, वहाँ व्यस्त रहते हैं,
घर पर रहते हुए लगता है जैसे मैं कहीं पीछे छूट गई हूँ और वो मुझे इन सब के बीच छोड़ कहीं आगे निकल गए हैं। इन सब से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ डॉक्टर, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कभी ठीक लगता है तो सबसे हंसकर बात करती हूँ, कभी बात बात पर सब पर चिल्लाती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बाहर खुली हवा में जाना पड़ता है। हर बात पर गुस्सा भी आने लगा है मुझे। तृष्णा बात पूरी करते करते हांफने लगी। डॉक्टर ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया जिसे वो एक ही सांस में खाली कर गई। कल शाम अचानक बेहोश कैसे हुई तुम? शिशिर ने बताया, तुम्हारे फोन पर कोई गाना भी चल रहा था। उसके थोड़ा शांत होने पर डॉक्टर ने पूछा, कल तानी और मीना खेलने के लिए बाहर गए थे और मैं लैपटॉप पर काम करते हुए एफएम सुन रही थी। उस पर एक नया गाना आने लगा। मैंने पहली बार सुना था। सुनकर लगा वो मेरे लिए लिखा गया है। मैंने उस गाने को अपने म्यूजिक प्लेयर में ढूंढकर रिपीट में लगा दिया, लेकिन पता ही नहीं चला कब मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मैं सांस ही नहीं ले पा रही थी। और फिर मुझे कुछ याद नहीं। क्या तुमने शिशिर से अपनी परेशानी के बारे में कभी बात की? हाँ की। और जब भी बताया उन्होंने उस बात को समझकर उसे सुधारने की कोशिश की, पर वो बस कुछ दिनों तक ही। फिर सब वापस उसी ढर्रे में चलने लगता है। मैं नहीं जानती कि शादी के 10 साल बीतने के बाद ऐसी ख्वाहिश रखनी चाहिए या नहीं, पर मुझे ये अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मैं ये सब किसी और से कह भी नहीं सकती, बस खुद में ही घुटती चली जा रही हूँ। क्या करूँ मैं? क्या मैं गलत हूँ? प्लीज मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। तृष्णा रोने लगी। तृष्णा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान बदल गया है या वो हमें अब प्यार नहीं करता। दरअसल ऐसा नहीं होता है। समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। तुम खुद ही कह रही हो, वो आज भी तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारी हर खुशी में खुश होता है। ये प्रेम नहीं तो और क्या है? हाँ, उसमें वो उन्माद नहीं है जो शादी के बाद तुमने देखा था और जो वो घर पर सबके सामने नहीं दिखा सकता। उसका प्रेम परिपक्व हो चुका है, जिसमें प्रेम को उजागर करने के बजाय महसूस करने की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात बताओ, कल रात जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें शिशिर की क्या हालत दिखी? डॉक्टर ने उससे पूछा। उनकी आंखों में मेरे लिए डर और परेशानी दिखी, जैसे मैं नहीं, वो बीमार हूँ। और जो प्यार और पागलपन मैंने कल रात से उनकी आंखों में देख रही हूँ, वो देखने को तरस गई थी। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे फिर खो दूंगी। तृष्णा, वो प्यार कहीं नहीं गया है, बस जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा छिप गया है, जो जरूरत पड़ने पर फिर से दिखता है। लेकिन वो अब भी वही है। शिशिर जिस तरह से तुम्हारे लिए परेशान रहा, वो बिना प्यार के नहीं हो सकता। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो अब उतना मुखर ना रहा? तुम हो जाओ, बिना ये सोचे कि वो खुद अपनी तरफ से कोशिश करे। अपनी लालसाओं और इच्छाओं को खुलकर उसके सामने रखो। यकीन करो, वो तुम्हें निराश नहीं करेगा और न ही तुम्हें गलत समझेगा। आप सही कह रही हैं डॉक्टर। मेरे शिशिर का प्रेम आज भी मेरे लिए लबालब भरा हुआ है। बस मुझे उसे देखने का नजरिया बदलना होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आपने मुझे खुद को खोने से बचा लिया। हम मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकी। वैसे चाहूंगी नहीं कि तुम्हें दोबारा यहाँ आना पड़े, पर जब भी जरूरत पड़े तो तुम अपनी इस दोस्त से मिलने आ सकती हो, बिना ये सोचे कि मैं पागलों की डॉक्टर हूँ। तृष्णा डॉक्टर की बात सुनकर जोर से हंस देती है। डॉक्टर उसे हंसते हुए देखकर मुस्कुरा देती हैं। डॉक्टर घंटी दबाकर अपने सहायक को बुलाती हैं और तृष्णा को उसके साथ कुछ टेस्ट के लिए भेजती हैं। साथ ही वह उसे शिशिर को अंदर भेजने को कहती हैं। तृष्णा सहायक के साथ बाहर आती है। शिशिर उसे देखते ही उसके पास आता है। उसका खिला चेहरा देखकर शिशिर को राहत महसूस होती है। आपको अंदर मैडम ने बुलाया है, सहायक ने शिशिर से कहा। शिशिर अंदर जाता है। तृष्णा सहायक के साथ आगे बढ़ जाती है। आइए शिशिर जी, बैठिए, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर, क्या हुआ तृष्णा को? कैसी है वह अब? शिशिर बेचैन होकर पूछता है। उसे पैनिक अटैक हुआ था शिशिर। ज्यादातर किसी डर की वजह से ऐसा होता है। थोड़ी बेहतर है अभी, पर उसे बिल्कुल ठीक आप ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। अभी समझाने का वक्त नहीं है। तृष्णा को मैंने टेस्ट के बहाने से बाहर भेजा है ताकि आपसे बात कर सकूं। वो कभी भी अंदर आ सकती है और उसे कोई बीमारी है, ये उसे पता चलना सही नहीं होगा। फिलहाल कुछ दवाएं लिख रही हूँ जो उन्हें समय पर दीजिएगा, और कल एक बार अकेले क्लिनिक में आ जाइए। हम ये बातें कल ही डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे आपके आने का उसे पता न चले। जी डॉक्टर। वो दवा की पर्ची लेकर उठ खड़ा होता है। तब तक तृष्णा भी अंदर आती है।
शिशिर जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे तृष्णा भी मजबूती से थाम लेती है। शिशिर एक सुखद आश्चर्य से भर जाता है और उसे प्यार से देखता है। तो तृष्णा ज्यादा सोचना नहीं और दवा वक्त पर खाना। ओके, डॉक्टर ने कहा। जी डॉक्टर। दोनों वापस जाकर कार में बैठ जाते हैं। शिशिर कार चलाते हुए उसे देख रहा होता है। तृष्णा एफएम लगाती है, जिस पर पिया बसंती रे गाना चल रहा होता है। तृष्णा गुनगुनाती हुई शिशिर के कंधे से लग जाती है। शिशिर उसके सिर को साइड से ही चूम लेता है। क्या बात है, आज मेरी बीबी बड़ी मेहरबान है हम पर। हाँ, बस मन कर रहा है आप ऐसे ही गाड़ी चलाते रहें और मैं आपके कंधे पर टिकी रहूं। बंदा आपकी सेवा में हाजिर है मैडम। आप कहें तो आज घर ही नहीं जाते, बस यूं ही घूमते रहते हैं। सुहाना मौसम है, गाड़ी की टंकी फुल है और आपका ये ड्राइवर तो इस खिलते हुस्न के लिए चांद के पार भी चला जाए। क्या ख्याल है। और आपकी बिटिया रानी अब तक तो मीना के कान खा गई होगी। चलिए घर चलते हैं, रोमांस फिर कभी करेंगे। जैसा हुक्म मेरी जान। तिस्ना उसकी ओर देखते हुए सोचने लगी, कैसे मैंने इनके प्यार पर शक कर लिया। दोनों घर पहुंचते हैं। तानी मम्मा मम्मा करके उसके पास आ जाती है, जिसे वो अपने सीने से चिपका लेती है। मीना उसके लिए चाय बनाकर ले आती है। दोनों चाय पीकर थोड़ी देर तानी के साथ बातें करते हैं। देर शाम हो चुकी थी। शिशिर मीना से कहकर तृष्णा के लिए खाना लाने को कहता है। खाना खाने के बाद वो तृष्णा को दवाइयाँ देता है। तृष्णा को थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है और वो सोने चली जाती है। शिशिर तानी को खाना खिलाकर सुला देता है, फिर खुद भी खाकर बिस्तर पर आ जाता है। तृष्णा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके होठों पर अब भी एक मुस्कान चिपकी हुई थी। शिशिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो तृष्णा तानी को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, साथ ही मीना को खाने का मेनू बता रही थी। शिशिर उसे आकर गले लगाता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। नन्ही तानी रूठते हुए कहती है, पापा आपने मुझे विश नहीं किया। दोनों हंस देते हैं और एक साथ गले लगाकर विश करते हैं। थोड़ी देर में शिशिर नहाकर नाश्ता कर लेता है और तृष्णा को अपना ख्याल रखने को कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बाहर आकर वो ऑफिस की तरफ ना जाकर डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ मुड़ जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी बारी का इंतजार करता है। कुछ देर में उसे अंदर बुलाया जाता है। वो उठ कर जाता है और डॉक्टर को विश करता है। गुड मॉर्निंग शिशिर जी, आइए बैठिए। कैसी हैं तृष्णा अभी? डॉक्टर ने उससे पूछा। वो अच्छी है डॉक्टर, लेकिन उसे हुआ क्या है? वो पैनिक अटैक उसे कैसे आया? शिशिर ने बेसब्र होते हुए पूछा। ये कुछ उसके आसपास के माहौल, कुछ आपका और कुछ उसके मन की कुंठा का दोष है। मैं समझा नहीं डॉक्टर। शिशिर, तृष्णा को अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है। पहले पूरे घर में वो जैसे चाहे वैसे रह सकती थी, जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। उसे लगता है कि दो जोड़ी आंखें उस पर टिकी हुई उसके हर काम को अच्छे और बुरे तराजू में परख रही हैं। वो फिर भी उस स्थिति में ढल गई, क्योंकि तब उसका ऑफिस था, जहां वो दिन भर रहकर घर के तनाव से मुक्त हो जाती थी। लेकिन अब कोरोना की वजह से उसे घर में रहना पड़ रहा है। घर पर बहुत ज्यादा टेलीविजन चलना, जो आपके माँ पापा की एक जरूरत है। तानी की ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें तृष्णा को भी सब कुछ ध्यान से सुनना, उसे पूरा करवाना होता है। और तृष्णा के खुद के ऑफिस और घर के काम का दबाव उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। उस पर आप भी उसे समय नहीं दे रहे हैं, जो उसे पहले देते थे। उसे अंदर से तोड़ रहा है। अब उसके घर के माहौल को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपका साथ उसे टूटने और कमजोर होने से बचा सकता है। मैं डॉक्टर, मैं उसका हर तरह से ख्याल रखता हूँ, ये रखना चाहता हूँ। उसे घुमाने ले जाना, बाहर खिलाने ले जाना, उसके लिए कुछ न कुछ लाते रहना। शिशिर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तब जब वो खुद कहती है, वो भी पूरे परिवार के साथ, वो कभी कभी सिर्फ आपके साथ वक्त बिताना चाहती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। आप ऐसा करते भी हैं, लेकिन ये भी उसे ही कहना पड़ता है। वो चाहती है कि आप ही उनसे आगे बढ़कर ये बातें कहें या करें। शायद पहले आप कुछ ऐसा ही किया करते थे, डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा। शिशिर अब भी इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। हाँ, कुछ ऐसा ही करता था। वो हमेशा अचानक जल्दबाजी में। तृष्णा को तो सोचने का भी मौका नहीं मिलता था। उसे सुनाई पड़ा, डॉक्टर अब भी अपनी बात कह रही थी और वो अपनी सोच से बाहर आया। और जहाँ तक ख्याल रखने की बात है, ख्याल रखना और प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं। ख्याल हम अपने लैपटॉप, अपनी कार और अपने मोबाइल का भी रखते हैं, जो महंगे होते हैं,
और जिनके बारे में हमें पता है कि ख्याल नहीं रखा तो खराब हो जाएंगे। लेकिन खराब होने के बाद चाहे जितना भी महंगा हो, हम उसे बदल सकते हैं। हाँ, थोड़े दिन उस पुरानी चीज के लिए बुरा लगता है, लेकिन आप फिर उस नई चीज को और भी बेहतर तरीके से इंजॉय करते हैं। लेकिन प्यार आप सिर्फ उनसे करते हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं, जिनके बिना आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिनके ना रहने से आपकी जिंदगी में खालीपन आ जाएगा, जिसे आप किसी भी नई चीज से बदल नहीं सकते, जैसे आपके माँ पापा, आपकी बेटी और तृष्णा। इसका मतलब है मैं उसके लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं, ये जानते हुए भी कि उन्हें उम्र के इस पड़ाव में मेरी जरूरत। शिशिर की आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। बिल्कुल नहीं शिशिर जी, और वो ऐसा चाहती भी नहीं है। यही वजह है कि वो खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसे डर था सब इसी तरह उसे गलत समझेंगे, जैसे अभी आप समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सही थी। डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, आप समझिए, पहले आपकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती थी और आप दोनों ही एक दूसरे का केंद्र थे। लेकिन अब आपकी जिंदगी में आपके माँ पापा हैं, बेटी है और दोस्त हैं, जिनसे आप रोज मिल सकते हैं। उनका समय बट गया है, लेकिन फिर भी आप खुश हैं क्योंकि ये सब आपके अपने हैं। आप निश्चिंत होकर ऑफिस जाते हैं क्योंकि आपके हिस्से में ऑफिस की ही जिम्मेदारियां हैं। लेकिन तृष्णा, उसका केंद्र आज भी सिर्फ आप हैं, तानी है। कोरोना की वजह से उसके दोस्त तो पहले ही छूट चुके हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। आपके माँ पापा की, तानी की, घर की और ऑफिस की। उस पर आपका बदलाव उससे सहा नहीं जा रहा है। आपकी हर वो छोटी छोटी बातें जो उसकी आदतें बन गई थीं, उसे भूल नहीं पा रही है। और इन सबसे बड़ी बात, वो अपनी परेशानियां भी किसी से शेयर नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे लगता है कोई उसे नहीं समझेगा। अंदर ही अंदर घुट रही है वो। कल तो मैंने उसके मन से ये बातें निकालने की कोशिश की है, पर वो क्षणिक है। कल को फिर से वो उसी गर्त में वापस जा सकती है। उसे आपकी, आपके साथ की जरूरत है। आप उससे प्यार करते हैं, उसे पता है, लेकिन यकीन नहीं है। आपको अपना प्यार उसे पहले की तरह महसूस कराना होगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये कैसे करते हैं। डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की। आप सही कह रही हैं डॉक्टर। मुझे लगा था वो घर में रहते हुए अपनी बेटी को 24 घंटे अपने सामने देखकर खुश होगी और खुद भी ऑफिस जाने आने के चक्कर से बच गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इसका इतना खराब पहलू भी होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे इस गर्त से पूरी तरह बाहर खींच लूं। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिशिर अभी भी सोच में डूबा हुआ था। कोई बात नहीं, उसका ख्याल रखिए, और जब भी किसी और सलाह की जरूरत हो मुझे फोन कर सकते हैं। डॉक्टर ने अपना कार्ड देते हुए कहा। शिशिर वहां से ऑफिस चला गया। शाम को घर आते हुए रास्ते में उसने फूलों का एक गजरा खरीद लिया। घर पहुंचने पर देखा तो तृष्णा ने एक साड़ी पहन रखी थी और वो बहुत प्यारी दिख रही थी। अरे वाह, आज तो गजब ढा रही हो। किसका कत्ल करने का इरादा है जाने मन? शिशिर ने शरारत से पूछा। हाँ पापा, मम्मा इतनी अच्छी दिख रही है ना, मैंने ही उन्हें बिंदी लगाई है। तानी कहती हुई दौड़कर उसकी गोद में चढ़ गई। हाँ बेटा, बिल्कुल हमारी राजकुमारी की मम्मा की जैसी, शिशिर ने हंसते हुए कहा। तृष्णा भी हंस देती है। शिशिर फिर कपड़े बदलने चला जाता है। वापस आने पर तृष्णा चाय लेकर आती है। दोनों चाय पी लेते हैं। उसके बाद शिशिर अपने ऑफिस का कुछ काम पूरा करता है और तृष्णा तानी को पढ़ाने लगती है। बीना खाना बना चुकी होती है। शिशिर अपना काम पूरा करके बाहर आ चुका था। सब बैठकर खाना खाते हैं। तृष्णा तानी को सुलाने चली जाती है। उसके सोने के बाद वो बिस्तर पर आ जाती है। शिशिर वहीं बैठकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तृष्णा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हें इन जिम्मेदारियों के बीच मैंने अकेला छोड़ दिया था। शिशिर उसका हाथ थामकर कहता है, नहीं शिशिर, ये मेरी भी गलती है कि मैंने कभी खुद से पहल नहीं की। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अपनी हर ख्वाहिश खुलकर कहूंगी, बस आप उसे सुन लिया करना। सुनोगे ना? तृष्णा उसके करीब आते हुए कहती है। हाँ त्रिस, मैं भी तुम्हारा पुराना शिशिर बनने की कोशिश करूंगा, और कभी जो भूल गया तुम मेरे कान खींचकर याद दिलाना। करोगी ना इतना मेरे लिए? मैं तुम्हें कल की तरह दोबारा नहीं देख सकता। शिशिर ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। हम तृष्णा का मन जैसे हवा में उड़ रहा था। वो आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी शिशिर ने उसे खुद से अलग किया
और पास रखे टेबल का दराज खोलकर उसमें से फूलों का गजरा निकालकर उसके बालों में टांग दिया। अब पूरा हुआ तुम्हारा श्रृंगार। शिशिर ने उसकी ठुड्डी अपने हाथों से पकड़ते हुए ऊपर किया और उसके होठों को चूम लिया। तृष्णा उसके सीने से लग जाती है और शिशिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। फूलों की महक उनके चारों तरफ फैल रही थी। ऐसे ही फूलों की तरह खिली रहो त्रस, और अपने प्यार और मुस्कान से मुझे खुद से बांधे रखो। शिशिर ये कहते हुए उसे बिस्तर पर धीरे से लिटा देता है और उसके चेहरे के ऊपर झुक जाता है। आज रात भी उनके पहले मिलन की रात की तरह ही चांदनी से भरी हुई थी और खिड़की पर खिला हुआ चांद आज फिर शर्माकर बादलों में छिप गया था। कहीं दूर एक गीत हवाओं में मदहोशी घोल रहा था। फिर वही रात है ख्वाब की, रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।